brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. कहते हैं भारत से एक साधु चीन पहुंचा। वहां का राजा उससे मिलना चाहता था, लेकिन साधु ने मिलने से इनकार कर दिया। वो ध्यान लगाए बैठा रहा एक गुफा में। ध्यान में नींद आती थी, इसलिए उसने अपनी पलकें उखाड़ करके बर्फ में फेंक दी। इन पलकों से जमीन में पौधे उगाए और इन पौधों से पैदा हुआ वो नशा जिसे हम चाय कहते हैं, किंवदंती है। ध्यान के दौरान शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए उस साधु ने एक विधि इजाद की। आज इस विधि को, इस आर्ट को हम कुंग-फू के नाम से जानते हैं। कुंग-फू हजारों साल पुरानी मार्शल आर्ट जो शाओलिन टेम्पल की दीवारों से कूद करके निकली और रुपहले पर्दे पर छा गई। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन के चंद एक्टर्स के नाम बताइए, तो शायद आपके दिमाग में ब्रूस ली और जैकी चैन का नाम सबसे पहले आएगा। ये सब एक्टर जाने जाते हैं मार्शल आर्ट्स की वजह से। मैट्रिक्स में ग्रेविटी को शीर्षासन कराने वाले एक्शन सीक्वेंस हों या कुंग-फू पांडा में धमाल मचाने वाली जानवरों की चौकड़ी, सिनेमा ने कुंग-फू को पूरी दुनिया में फैला दिया। कहानी क्या है कुंग-फू की, कहाँ, कैसे, कब और क्यों इसकी शुरुआत हुई, सब जानेंगे आज। कुलदीप का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जहां आज किस्सा जो है वो सुनेंगे कुंग-फू का। चीन का हुनान प्रोविंस, यहाँ पर सोंगशांग नाम की एक पर्वत श्रृंखला है। चीन के 5 सबसे बड़े और पवित्र माने जाने वाले पर्वतों में से एक। प्राचीन चीनी सोंगशांग को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। आज ही जाना जाता है शाओलिन टेम्पल के लिए, जिसकी स्थापना 495 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में शाओलिन टेम्पल को बौद्ध भिक्षुओं को शरण देने के लिए बनाया गया था और धीरे धीरे ये चाइनीज मार्शल आर्ट्स का केंद्र बन गया। ऐसा कैसे हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कहानी यह है कि 500 ईस्वी के आसपास भारत से एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म, जिनका नाम था, वो चीन पहुंचे। उन्होंने सम्राट जियाओ वेन से मुलाकात की। इस समय तक बौद्ध धर्म का चीन में आगमन हो चुका था। बाकायदे फाहियान जैसे चीनी यात्री भारत आकर के यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को लेकर के चीन गए थे। पाली और संस्कृत भाषा के इन ग्रंथों का अनुवाद चीन में हो रहा था। सम्राट जियाओ वेन ने खुद इस काम का बीड़ा उठाया था। उनके आदेश पर शाओलिन टेम्पल के बौद्ध भिक्षु यही काम करते थे। बोधि धर्म जब सम्राट वेन से मिले तो सम्राट उनके सामने डींगे हाँकने लगे, बताने लगे कि इस तरह निर्माण मिलेगा। बोधि धर्म ने इस बात को सिरे से नकार दिया। वे सीधे शाओलिन टेम्पल गए ताकि वहां के भिक्षुओं को असल निर्माण के बारे में बता सकें। हालांकि शाओलिन टेम्पल के मुख्य मठाधीश ने बोधि धर्म को नौसिखिया समझकर अंदर घुसने से ही मना कर दिया। कहते हैं कि इसके बाद बोधि धर्म ने पास की ही एक गुफा में डेरा जमा लिया। एक दीवार की ओर मुंह करके 9 साल तक ध्यान में बैठे रहे। इस प्रसंग से जुड़ी एक कहानी यह है कि नींद से बचने के लिए बोधि धर्म ने अपनी पलकें उखाड़कर जमीन में फेंक दी, जिससे चाय के पौधे पैदा हुए। हालांकि ये कहानी मिथक मालूम पड़ती है, लेकिन चूंकि चाय की शुरुआत चीन में ही हुई थी, इसलिए ये कहानी चीन और चाय के रिश्ते को दर्शाती है। बहरहाल बोधि धर्म की कहानी में आगे जिक्र मिलता है कि उनकी साधना से प्रभावित होकर के सम्राट वेन ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन बोधि धर्म ने सम्राट की ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में सम्राट ने अपना हाथ काट करके उनके सामने रख दिया। तब जाके बोधि धर्म उनकी तरफ मुखातिब हुए और बाकी भिक्षुओं को भी अपनी शिक्षा उन्होंने दी। अब तक शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इन सब का कुंग-फू से क्या लेना देना है। कुंग-फू की शुरुआत इसी शाओलिन टेम्पल में हुई थी, जिसके अराउंड हम बात कर रहे हैं। 2 कारणों से। पहला, बोधि धर्म के सिखाए अनुसार भिक्षु जब ध्यान की प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें दिक्कत आती थी, शरीर दुखने लगता था। ये सब देख करके बोधि धर्म ने भिक्षुओं के लिए व्यायाम के नियम बनाए, एक्सरसाइज के नियम बनाए, जिसमें सही तरह से सांस लेने, झुकने और शरीर की स्ट्रेचिंग पर जोर था। दूसरा कारण था कि डाकुओं और लुटेरों से सुरक्षा। उन दिनों चीन में लुटेरे बहुत हुआ करते थे और वे बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं को निशाना अक्सर बनाते थे, क्योंकि भिक्षुओं को हथियार रखने की इजाजत नहीं होती। वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे उस तरह से, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को आत्मरक्षा के कुछ तरीके सिखाए गए और यही चीजें आगे चल करके कुंग-फू मार्शल आर्ट बनी। बौद्ध धर्म के फैलने के साथ ही शाओलिन टेम्पल का भी नाम हुआ। 700 ईस्वी के आसपास ये टेम्पल समृद्धि के चरम पर था। 1500 भिक्षु यहाँ रहते थे। धीरे धीरे इन्हें राजकीय मान्यता भी मिलने लगी। चीन के टैंग वंश के सम्राट ताई सुंग वो पहले सम्राट थे जिन्होंने शाओलिन टेम्पल को लड़ाकू बल तैयार करने का अधिकार दिया।
किस्सा ये है कि एक बार जब राज्य पर खतरा मंडराया, सम्राट ताइसुंग ने शाओलिन योद्धाओं से मदद मांगी। 13 भिक्षु योद्धाओं ने राजा की मदद की, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने दरबार में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन उन्होंने भिक्षुओं ने यह कह करके इनकार कर दिया कि हमारे बिना बाकी भिक्षुओं की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये सुनकर के सम्राट ने आदेश दिया कि ऐसे 13 नहीं, कम से कम 500 भिक्षु तैयार होने चाहिए जो वक्त आने पर लड़ाई कर सकें। सम्राट ताइसुंग के बाद चीन में कई राजा आए गए, लेकिन इस दौरान मार्शल आर्ट का विस्तार होता रहा। बीच बीच में भिक्षुओं पर हमले भी हुए, उनके मठ भी तोड़े गए, दोबारा बनाए गए, भिक्षुओं को भागना भी पड़ा। ये सब कुछ 17वीं शताब्दी तक जारी रखा। फिर 1644 के आसपास चीन की सत्ता में एक बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर पूर्वी चीन के इलाके मंचूरिया के लोगों का एक समूह था जिन्हें मंचू कहते थे। उन लोगों ने राज सत्ता से दो हाथ किए और चीन के मिंग वंश को उखाड़ फेंका। इसके बाद शुरुआत हुई किंग वंश की। किंग वंश के दौर में मंचू लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, मसलन हथियार रखने की पाबंदी, सिविल सेवा के अवसरों पर रोक और हैंड्स महिलाओं की फुट बाइंडिंग। ये एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें लड़कियों के पैरों को तोड़ करके उनके आकार को बदलने के लिए कसकर बांध दिया जाता था, छोटे जूते उनको पहनाए जाते थे। मंचू लोगों ने इस उत्पीड़न से बचने के लिए शाओलिन टेम्पल का सहारा लिया। मंचू लोग शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग लेने लगे। इसी ट्रेनिंग से इजाद हुई कुंग-फू की वो टेक्निक जिसे विंग चुन के नाम से जाना जाता है। ये टेक्निक नजदीकी लड़ाई के लिए कारगर थी, जिसमें तेज मूवमेंट और मूव्स को तरजीह दी जाती है। इसे इस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था ताकि बिना ज्यादा ताकत लगाए छोटे और कमजोर लोग भी बड़े या ताकतवर विरोधी से खुद की रक्षा कर सकें। विंग चुन में एकमात्र जो हथियार इस्तेमाल होता है उसे बटरफ्लाई स्वॉर्ड कहते हैं। छोटी सी होती है, आसानी से उसे छुपाया जा सकता है। विंग चुन टेक्निक आगे जाकर के काफी फेमस हुई। इस टेक्निक से जुड़ी एक लोक कथा भी है, वो आपको बताते हैं। एक लड़की थी जो अपने पिता के साथ मिलकर के टोफू बेचती थी। एक बार जब वो बाजार में बिक्री कर रही थी, एक लोकल गैंगस्टर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और उस पर जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बनाने लगा। ये गैंगस्टर मार्शल आर्ट का माहिर था, इसलिए लड़की ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक शाओलिन भिक्षु से मदद मांगी। साथ ही उसने फैसला लेने के लिए गैंगस्टर से 1 साल का समय भी मांग लिया, मोहलत मांग ली। उसने गैंगस्टर से कहा कि अगर 1 साल बाद वो उसे लड़ाई में हरा देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। गैंगस्टर तैयार हो गया। उधर लड़की ने शाओलिन मंक के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। भिक्षु ने उसे विंग चुन टेक्निक की ट्रेनिंग दी। 1 साल बाद लड़की ने गैंगस्टर के साथ फाइट की, उसको हरा दिया और फिर अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ली। विंग चुन की ही तरह कुंग-फू की एक और टेक्निक है, उसको कहते हैं वेंग चुन क्वेन। इससे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। एक शाओलिन भिक्षु हुआ करते थे। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें 5 शिष्यों की तलाश थी। एक रोज वो नाटक कंपनी के शो में गए और उस दौरान उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो कद काठी में काफी मजबूत और करतब दिखाने में बहुत माहिर था, फ्लेक्सिबल था। भिक्षु उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहले उसकी परीक्षा लेने की ठानी। एक रोज जब नाटक कंपनी नाव में बैठ रही थी, शाओलिन मॉन्क जो भिक्षु थे वो वहां हाजिर हो गए। उन्होंने नाव में चढ़ने की गुजारिश की, लेकिन मना कर दिया गया उनको। तो भिक्षु ने अपना एक पैर नाव पर रखा और एक नदी की लहर में जमा लिया। लाख कोशिशों के बाद भी बोट आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो लड़का जिसे शाओलिन भिक्षु अपना शिष्य बनाना चाहते थे, वो लड़का सब कुछ देख रहा था। भिक्षु की कला को देख करके वो पहचान गया कि ये बड़े व्यक्ति हैं और वो उनका शिष्य बनने की गुजारिश करने लगा। शाओलिन मॉन्क ने इस तरह 5 शिष्य चुने और उन्हें कुंग-फू की ऐसी टेक्निक सिखाई जिसे एकदम गुप्त रखा गया। कुंग-फू की इसी टेक्निक को आगे चल करके वेंग चुन क्वेन कहा गया। फिल्मों के जरिए हम ब्रूस ली और जैकी चैन के नाम से वाकिफ हैं। कुंग-फू से जुड़ा ऐसा ही एक और नाम है जो हॉलीवुड की वजह से फेमस हुआ है, वो नाम है इप मैन। फिल्मों में इप मैन की काल्पनिक कहानी दिखाई जाती है, लेकिन असल में भी वो एक लेजेंडरी फाइटर थे। 19वीं सदी के चीन में एक मार्शल आर्ट टीचर हुए चैन वा। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको विंग चुन टेक्निक के बारे में बताया था। चैन वा इसी टेक्निक के माहिर थे। हालांकि सिर्फ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही वो ट्रेनिंग देते थे। एक रोज उनके पास एक 12 साल का लड़का आया। लड़के के हाथ में एक पोटली थी और पोटली के अंदर 300 चांदी के सिक्के थे। चैन वा को लगा कि ये सिक्के लड़के ने कहीं से चुराए हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि बचपन से वो ये सिक्के जमा कर रहा था ताकि एक दिन मार्शल आर्ट सीख सके। चैन वा ने उसे अपना शिष्य बनाने के लिए वो राजी हो गए, तैयार हो गए और वो उनका आखिरी शिष्य साबित हुआ। इस लड़के के बाद चैन वा ने कभी किसी स्टूडेंट को स्वीकार नहीं किया। इस लड़के को ही आगे चल करके इप मैन के नाम से जाना गया। ब्रूस ली इन्हीं के शिष्य थे। ब्रूस ली ने कुंग-फू को एक नया आयाम दिया और मार्शल आर्ट्स की ये टेक्निक
उनके जरिए रुपहले पर्दे तक या हॉलीवुड जिसको कहते हैं वहां तक पहुंची और फिर वहां से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई। कुंग फू पांडा, कुंग फू सॉकर, कुंग फू हसल सेट मैक्स पर हिंदी में डब होकर के देखी गई ये फिल्में भारत के लिए कुंग फू का परिचय बनी। भारतीयों ने भी इसको जाना और आज भारत में भी एक शाओलिन टेम्पल है जहां लोग मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं। आज की कहानी का यही अंत करते हुए विदा लेते हैं। तारीख का ये एपिसोड लिखा हमारे साथी प्रगति चौरसिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।